तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। और आज हम लोग एंशियंट हिस्ट्री में जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ऋग्वैदिक तक की कहानी हमने पूरी देख ली थी कि ऋग्वैदिक पीरियड में किस तरीके की लाइफ स्टाइल थी, किस तरीके का इकोनॉमिक कंडीशन थी, ये सब हमने देखा था। और ये भी हमने देखा था कि वैदिक पीरियड को पूरे दो टाइम ड्यूरेशन में डिवाइड करते हैं। एक हमारा क्या था, ऋग्वैदिक पीरियड, जो कि 1500 से 1000 बीसी तक का था। और उसके बाद में जो दूसरा टाइम ड्यूरेशन आता है वो होता है लेटर वैदिक पीरियड का। किसका? लेटर वैदिक पीरियड का। और 1000 से लेकर 600 बीसी तक का जो टाइम ड्यूरेशन आता है वो इसी के में आता है, जिसमें हम लोग लेटर वैदिक पीरियड के बारे में बात करते हैं। जहां तक अगर हम लेटर वैदिक पीरियड की बात करें तो इसमें बहुत सारे परिवर्तन आ जाते हैं ऋग्वैदिक के कंपैरिजन में। सोशल लाइफ में परिवर्तन आता है, महिलाओं की स्थिति के बारे में परिवर्तन आता है, पॉलिटिकल सिचुएशन तो एकदम से ही चेंज हो जाती हैं। सभा और समितियां जैसी जो संस्थाएं हुआ करती थी, इंस्टीट्यूशन जो थी, उनका अब कोई ऑलमोस्ट अस्तित्व नहीं रह जाता। राजा का जो पोस्ट हुआ करता था, जो पहले समाज के बीच में से ही लोगों अपने बीच में से चुनते थे, वैसा भी अब नहीं रह गया था। अब कहीं ना कहीं जेनेटिक, अनुवांशिक, एक तरीके से जो एक ही कम्युनिटी को बिलोंग करने लगे थे, एक ही परिवार को बिलोंग करने लगा था राजा का पोस्ट। तो बहुत सारे परिवार इसमें परिवर्तन आ गए थे लेटर वैदिक पीरियड में। और इन सबसे ज्यादा जो परिवर्तन आया था वो आया था रिचुअल्स वगैरह में। कर्मकांड अब बहुत प्रभावी हो चुके थे। तो क्या क्या चीजें थी, कैसे कैसे हुआ, सब कुछ एक एक करके आइए जानते हैं और समझते हैं। ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमको इसमें पढ़ना क्या क्या है, ये पूरी तरीके से हमको जानना होगा। सोर्सेस, सबसे मेन चीज तो यही जानना होगा कि भाई आखिर लेटर वैदिक पीरियड के बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है। उसके अलावा इनका जियोग्राफिकल एक्सपेंशन कहाँ से कहाँ तक का था, जियोग्राफिकल एक्सपेंशन कहाँ से कहाँ था, इनका सोशल रिलीजियस लाइफ कैसा था, इनका इकोनॉमिकल लाइफ कैसा था, और पॉलिटिकल चेंजेस क्या क्या आए थे। इन सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं, वो यहीं से होते हैं, जिनके बारे में हमको समझना है और जानना है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी ऋग्वैदिक पीरियड का याद होगा तो आपको याद होगा कि आर्य किस टाइप के थे। एक घुमंतु टाइप के हुआ करते थे, और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये घूमते जाते थे, पहुंचते जाते थे। तो एक खास बात इनकी थी कि आर्य जो होते थे ना, जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते थे तो पुराने वाले को छोड़कर नए वाले में के बस जाते थे। पुराना वाला क्या था, कैसे था, उनको उससे नहीं मतलब था। जो नए एरिया में जहां पहुंचे वो वहीं के होके रहते थे। ऐसा ही इस समय भी हुआ। ऋग्वेद के समय में क्या हुआ था, ऋग्वेद के समय में आपको याद होगा तो ये एक तरीके से आपका जो इंडिया का जो ऊपर वाला पोर्शन था, यहां पर ये थे। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ कि ये यहां से आगे बढ़ते हुए और आगे बढ़ गए थे, और अब धीरे धीरे ये सेंट्रल इंडिया तक आ गए थे, मध्य इंडिया तक इनका क्षेत्र पहुंच चुका था। ठीक है। और इनके बारे में जो हमको जानकारी मिलती है, पहले ही हमने कहा है कि वैदिक पीरियड को हम के बारे में जो हमको जानकारी मिलती है वो ज़्यादातर हमको, मैक्सिमम ऑलमोस्ट हमको जो जानकारी मिल रही है वो साहित्यिक साक्ष्यों यानी कि लिटरेचर के जो प्रूफ है हमें उसी से मिलते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं, लेकिन उतने ज़्यादा यहाँ पर उपलब्ध हमारे पास नहीं है। ठीक। खास बात थोड़ा सा समझिएगा। हमने बात की थी जब ऋग्वैदिक पीरियड के सोर्स की, जब हमने ऋग्वैदिक पीरियड की बात की थी तो हमने क्या कहा था। ऋग्वैदिक पीरियड की जो हमने बात की थी, हमने कहा था इसका जो मेन प्रूफ है, मेन सोर्स जो है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद। और ऋग्वेद की बात अगर हम करते हैं तो इस समय तक ये ऋग्वैदिक पीरियड तक में इसको लिखा नहीं गया था, रिटन कंपोजिशन इसका नहीं हुआ था। ये रचना इसकी हुई थी, क्योंकि इसका टाइम ड्यूरेशन क्या था, 1500 से 1000। ठीक है। इस समय के बीच में सिर्फ ऋग्वेद की रचना हुई थी। और चार वेद आप कौन सा जानते हैं? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये तीन एक्स्ट्रा वेद भी आप लोग जानते हैं ना। और चौथा वेद तो ऋग्वेद है ही है। तो इन चारों वेदों में से ऋग्वैदिक पीरियड में सिर्फ ये ऋग्वेद ही लिखा गया था ऋग्वैदिक पीरियड में।
लिखा मतलब रचा गया था, लिखा नहीं गया था। और जब हम ऋग्वेद से लेटर वैदिक पीरियड में पहुंचते हैं, लेटर वैदिक पीरियड में पहुंचते हैं, तब 3 और नए वेदों की रचना की गई, जो कौन कौन से थे? सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन तीनों की जो रचना हुई है वो लेटर वैदिक पीरियड में हुई। और ये ही मेन सोर्स हैं, किसके मेन सोर्स हैं ये? इस समय के बारे में जो भी हमको इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके मेन सोर्स यही सब हैं। ठीक है, यही तीनों वेद हैं। अब इन तीनों वेदों की क्या खासियत है, ये सारी चीजें अभी थोड़ी देर में हम वहां तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब इनको लिखा कब गया, एक थोड़ी सी बात और अगर हम करें तो जो लिखना सीखा हमने लगभग 450 बीसी के अराउंड में लिखा। तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन के द्वारा इनका संकलन 450 बीसी के अराउंड में, 400 बीसी के अराउंड में किया गया। ठीक है, उससे पहले ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में सिर्फ सुनने की परंपरा, लिसनिंग कैपेसिटी के आधार पर ट्रांसफर होती थी। ठीक है, इसी से आप अंदाजा लगाइए कि उस समय के लोगों की मेमोरी कितनी शार्प रही होगी। ठीक है, और चूंकि ये सुनने की परंपरा पर आधारित थी, इसलिए इनको श्रुतियां भी कहा गया है। क्या कहा गया है? श्रुतियां। ठीक, तो इस प्रकार से हमको 4 वेद मिलते हैं, जिसमें से ऋग्वेद की जो रचना हुई थी, कब हुई थी? ऋग्वेद की रचना हुई थी, ये हमारी हुई थी ऋग्वेदिक पीरियड में। ऋग्वेदिक पीरियड में, जिसका टाइम ड्यूरेशन कहां से कहां तक था? 1500 से 1000 बीसी तक। ठीक है, और बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट है, कुछ और मत समझिएगा। ठीक, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 3 और वेद थे जिनकी रचना लेटर वैदिक पीरियड में या उत्तर वैदिक काल में होती है। वेदों को श्रुतियां कहने का कारण यही था कि ये सुनने की प्रक्रिया पर आधारित थे। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ज्ञान का ट्रांसफर होता था। ऋग्वेद की रचना ईश्वर से जुड़ने के उद्देश्य की गई थी। ये सारी बातें हमने कर रखी हैं, इसमें कुछ नयापन नहीं है। ठीक है, सब हमने डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है। अब हम थोड़ा सा अगर हम बात करते हैं किसकी, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की, इसमें क्या क्या है देखिए। अगर हम सामवेद की बात करते हैं तो जो ऋग्वेद की रचना थी वो किस लिए की गई थी? वो गॉड से कनेक्ट करने के लिए की गई थी। गॉड की हम प्रशंसा करते थे, उनके लिए मंत्रोच्चारण, हाइम्स का मंत्रोच्चारण वगैरह करते थे, और उससे हमको लगता था कि हम गॉड से कनेक्ट कर रहे हैं, गॉड से हमारा जुड़ाव हो रहा है, भगवान से हमारा जुड़ाव हो रहा है। तो इसमें इस तरीके से ये रचनाएं हुई थी। ठीक है, लेकिन ये एक तरीके से गद्य रूप में हुआ करती थी। ठीक है, एक तरह प्रकार से ये गद्य रूप में, एक तरह से जैसे गद्य होता है, एक सुरबद्ध नहीं था। इसी को क्या किया गया, एक प्रॉपर जैसे गाना होता है, सिंगिंग होता है, उस तरीके से क्या करने के लिए 75 मंत्र, 75 हाइम्स जो थी ऋग्वेद की, उनको लिया गया। ऋग्वेद के 75 हाइम्स को लिया गया और कुछ एक्स्ट्रा भी नए बने, उनको क्या किया गया, सुरबद्ध कर दिया गया। उनके प्रॉपर लिरिक्स टाइप के एकदम बढ़िया, जो सुनने में अच्छे लगे, एक तरीके से सिंगिंग टाइप में किया गया। और अब जो ईश्वर से जुड़ने का कार्य था, ईश्वर की जो प्रशंसा या फिर ईश्वर से जुड़ने के लिए उनकी पूजा आराधना, जो भी कहना चाहें आप, वो अब गायन के माध्यम से, सिंगिंग के माध्यम से होने लगी। तो सामवेद में क्या किया गया, ऋग्वेद के मंत्रों को ही सुरबद्ध कर दिया गया। ऋग्वेद से 75 मंत्र लिए गए थे, जबकि कुछ नए मंत्र भी बनाए गए थे, और ईश्वर को अब गायन के द्वारा याद किया जाने लगा। ठीक है, ईश्वर को गायन के द्वारा याद किया जाने लगा। इसी तरीके से बात करें अगर हम यजुर्वेद की, यजुर्वेद भी क्या किया गया, ऋग्वेद से ही उठाया गया है। ठीक है, ऋग्वेद से ही उठाया गया इसको भी, लेकिन इसमें जो संख्या है हाइम्स मंत्रों की, ये अधिक कंपेयर में है। सामवेद में हमने सिर्फ 75 ही लिए थे, इसमें थोड़े से ज्यादा लिए हैं। और इसका सब्जेक्ट क्या है, थीम क्या है? तो ऋग्वेद में जो कर्मकांडी विषय थे, जो यज्ञ वगैरह खूब होते थे, यज्ञ वगैरह खूब हुआ करते थे इसमें, तो उस समय जो रिचुअल्स वगैरह थे जितने भी, उनके जो पॉइंट्स थे
उनसे जुड़े हुए जो भी मंत्र थे उनको अलग करके एक नए वेद की रचना की गई और उसी को नाम दिया गया क्या? यजुर्वेद का। यजुर्वेद किसको कहा गया? जो रिचुअल से रिलेटेड जो भी ऋग्वेद में मंत्र वगैरह हुए थे, हाइम्स वगैरह हुआ करते थे, उनको वहां से उठाकर एक अलग वेद की रचना की गई जिसको नाम दिया गया यजुर्वेद को। इसके अलावा और भी चीजें यहां पर जोड़ी गई। आगे हम देखेंगे कि इस समय का जो समाज था उसमें रिचुअल्स बहुत ही ज्यादा हो गए थे और इसीलिए ऐसा किया गया। पहले जो यज्ञ होते थे वो क्या होते थे? इंसान व्यक्ति स्वयं कर लेता था, किसी पुरोहित पंडित की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन अब पुरोहित यज्ञ कराने लगे। अब ऐसे ऐसे यज्ञ होते थे कि दिन में 5 बार यज्ञ होने लगे, सालों चलने वाले यज्ञ होने वाले लगे। तो इतना ज्यादा रिचुअल्स होने लगे थे कि उनको क्या किया गया कि एक अलग से वेद की तरह से ही बना दिया गया। तो चाहे सामवेद हो चाहे यजुर्वेद हो, इन दोनों का सब्जेक्ट जो था वो कहां से लिया गया? सामवेद और यजुर्वेद दोनों का सब्जेक्ट कहां से लिया गया? दोनों का ही सब्जेक्ट लिया गया है ऋग्वेद से ही। तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद जो है, कहीं ना कहीं बेस इसका उसी में जुड़ा हुआ था। यज्ञ एक दिन के बजाय कई कई दिनों तक चलने लगे, पशु बलि दी जाने लगी, नर बलि दी जाने लगी। और यजुर्वेद के दो टाइप हैं, एक कृष्ण शुक्ल है जिसमें शुक्ल यजुर्वेद वास्तविक कहते हैं, एक कृष्ण है एक शुक्ल है जिसमें से शुक्ल यजुर्वेद को वास्तविक कहते हैं, जिसकी रचना किसने की है? वाज्र सनेई के द्वारा की गई है। याद रखिएगा, किसके द्वारा? वाज्र सनेई के द्वारा की गई है, शुक्ल यजुर्वेद की रचना की गई है जिसको वास्तविक कहा जाता है। ठीक है, वाज्र सनेई। आगे बढ़ते हैं, चौथे वेद की बात करते हैं, किसके? अथर्ववेद। अथर्व वेद की हम बात करते हैं। अब देखिए इसका क्या सब्जेक्ट था, क्या थीम था, इसके बारे में भी जानते हैं। देखिए, हमने एक चीज तो पढ़ा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग थे। तो ऐसा नहीं था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जब समाप्त हुई तो उसके लोग भी एकदम से समाप्त हो गए। फ्लड वगैरह आया जिससे कि उनकी जो लाइफ स्टाइल थी, एकदम से जो एक तरीके से अर्बन लाइफ स्टाइल थी, वो समाप्त हो गई और लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक शिफ्ट हो गए। इसके अलावा भारत के दूसरे क्षेत्रों में भी थोड़े बहुत लोग रहते थे। और ये आर्य कहाँ? सेंट्रल एशिया से भारत में आए थे और ये अब सेंट्रल इंडिया तक पहुंच गए थे। तो पूरे इंडिया में एक तरीके से दो टाइप के लोग थे, एक ये जो आर्य थे और दूसरे जो आर्य नहीं थे। तो ये आर्य जो दूसरे नहीं थे उनको कहा जाता था अनार्य। एक आर्य थे और ये दूसरे अनार्य थे। तो इन आर्यों और आर्य और अनार्यों के बीच में अक्सर युद्ध होते रहते थे, वॉर होते रहते थे। ठीक है, आर्यों और अनार्यों के बीच में अक्सर युद्ध होता रहता था। और इस युद्ध में क्या देखा जाता था कि जब आर्य युद्ध करने जाते अनार्यों से तो वो अनार्य क्या करते? मंत्रोच्चारण वगैरह कुछ करते, जादू टोना टाइप में, और उससे क्या होता कि जो आर्य थे बेहोश हो जाते। ठीक है, तो इस तरीके से होता था। तो आर्यों ने क्या किया? कुछ अनार्यों को बंदी बना लिया, कुछ अनार्यों को बंदी बना के एक तरीके से अपना दास बना लिया। और फिर उनसे ही उनकी इस विधा को, इस उनके जो गुण था उनका, कि जिस तरीके से वो जादू टोना इंद्रजाल वगैरह करते थे, उसको उन्होंने सीखा और उसको एक बुक के तरह से कंपाइल कर दिया। उसको एक बुक की तरह से कंपाइल कर दिया। और ये जो कंपाइलेशन था इसी को नाम दिया गया क्या? अथर्ववेद का। इसी को नाम दिया गया अथर्ववेद का, जिसका सब्जेक्ट क्या था? इंद्रजाल, जादू टोना इत्यादि। लेकिन अब जादू टोना इंद्रजाल वगैरह को बहुत अच्छा नहीं माना जाता, तो बाद में इसमें कुछ और विषयों के मंत्र वगैरह भी जोड़े गए, जैसे चिकित्सा से लड़ने के लिए, मतलब मेडिसिन रिलेटेड कुछ जोड़ दिया गया। टिड्डी वगैरह जो आते थे फसल वगैरह को नुकसान करते थे, उनको भगाने के लिए कुछ होता था। तो इस तरीके के मंत्र वगैरह को जो भी इसमें ऐड कर दिया गया। और मेन लेकिन अथर्ववेद का जो कॉन्सेप्ट था, ये जादू टोना इंद्रजाल ये सब पॉइंट्स थे। तो चार वेद क्या क्या थे? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद।
ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जिसमें से ऋग्वेद क्या था, गॉड को कनेक्ट करने के लिए था, गॉड से जुड़ने के लिए था। सामवेद में क्या गया, ऋग्वेद के ही 75 प्लस कुछ एक्स्ट्रा लेके उसको सिंगिंग फॉर्म में लाया गया। यजुर्वेद में रिचुअल्स को किया गया, और ये भी कहाँ से लिया गया, ऋग्वेद से लिया गया प्लस कुछ और भी। और अथर्ववेद क्या था, जो कर्मकांड को छोड़ने के बाद में, मतलब ये इंद्रजाल, जादू टोना, ये सारी चीजें, हेल्थ मेडिसिन वगैरह से जुड़ी जो चीजें थी, वो अथर्ववेद में आई। इसका ऋग्वेद से कनेक्शन नहीं था। ठीक है। तो इस तरीके से ये चार वेद थे, ये चार वेदों का सब्जेक्ट था, ये चार वेदों का सब्जेक्ट था। अब एक बात और देखिए, ऋग वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन चारों में अगर आप कंपेयर करें तो ये ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, कहीं ना कहीं इनमें सिमिलरिटी है, कहीं ना कहीं इनमें सिमिलरिटी है, लेकिन ये अथर्ववेद जो है ये बिल्कुल अपने आप में अलग है। तो कुछ स्कॉलर जो ऐसे हुए जो कहते हैं कि भाई ये वेद नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा जनरली माना नहीं जाता है, चारों वेद मान्यता है, लेकिन इन तीनों को एक नाम दे दिया जाता है, वेद त्रयी। ठीक है, वेद त्रयी का। तो कई बार पूछा जाता है कि कौन वेद त्रयी का भाग नहीं है, तो अथर्व वेद जो है हमारा, उसको इसका पार्ट नहीं माना जाता, क्योंकि इसका सब्जेक्ट थोड़ा सा हटके है। इसका सब्जेक्ट थोड़ा सा हटके होने के कारण इसको एकदम से उसका पार्ट नहीं माना जाता। चिकित्सा, टिड्डियों को भगाने जैसे संबंधित विषय जोड़े गए। और चूंकि अथर्ववेद की प्रवृत्ति अलग प्रकार की है, कुछ लोग इसे वेद त्रयी का भाग नहीं मानते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को इसमें कहा जाता है। इन वेदों की रचना 1000 से 600 बीसी के बीच हुई, और लगभग 200 वर्षों के बाद में इनका संकलन किया गया। इसके बाद में वेदों के अलावा इस समय कुछ और भी लिटरेचर आए, जैसे उपनिषद। ठीक है, उपनिषद बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, वेदांत भी नाम दिया गया। ठीक है, ये सब क्या थे, इनको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। क्यों, क्योंकि अभी हमने जो चारों वेदों से जुड़ा है उसमें अगर हम इसको तुरंत करना शुरू कर देंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वेदों वेदों को ही एक तरीके से चैलेंज करते हुए इन उपनिषदों और अरण्यक और ब्राह्मण का निर्माण किया गया या रचना की गई। ठीक है, अब क्या चैलेंजेस थे, क्यों इन वेदों की चैलेंज किया गया, क्या ये उपनिषद हैं, अरण्यक है, ब्राह्मण है, इनको हमको अगर करना है तो हमको बिल्कुल सेपरेट स्टार्ट करना पड़ेगा। इसीलिए हम इसको यहीं पर रोकते हैं। चारों वेदों के रिवाइज करिएगा, इनके सब्जेक्ट के, इनके थीम अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जो हम करेंगे उसमें जानेंगे कि उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मण क्यों रचे गए, इनके थीम क्या है, इनके सब्जेक्ट क्या हैं, और किस तरीके से इनके कारण समाज में एकदम तेजी से बदलाव आता गया, और क्या कमियां थी इन वेदों को, या वास्तविकता में इन वेदों में कमियां थी, या लोगों ने ऐसा प्रदर्शित करना शुरू कर दिया कि इन वेदों में कमियां हैं। इन सब चीजों को हम अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है।